मैं अपने कमरे में बैठा हुआ नेटफ्लिक्स की नई रिलीज लिस्ट को देख रहा था। मैं कुछ नया देखने के लिए बेताब था, कुछ ऐसा जो वास्तव में मेरे दिल को धड़का दे। मैं अंत में एक डरावनी फिल्म पर आ रुका जो आश्चर्यजनक लग रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो डरावनी होगी। हाल ही में मुझे ये फिल्में इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ये सभी बहुत नकली और मंचित लग रही थी, लेकिन ये अलग दिख रही थी। ये एक फाउंड फुटेज फिल्म थी और मुझे ये पसंद आया क्योंकि वो हमेशा अधिक वास्तविक महसूस कराती है। जब मैं वास्तव में फिल्म के अंदर घुसने लगा तब तक मैंने आधी फिल्म देख ली थी। अचानक मैंने अपने फोन को देखा और मुझे पता चला कि मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे किसी दोस्त का होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये मेरे नेटफ्लिक्स अकाउंट से था। मुझे किसी कारण से अपना पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत थी। मैंने लिंक पर क्लिक किया और अपना पासवर्ड रीसेट करने की प्रक्रिया से गुजरा। एक छोटा सा नोट पॉपअप हुआ जिसमें बताया गया कि मेरा रीसेट सफल रहा। मैंने अपने फोन नीचे रखा और फिल्म फिर से शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही मुझे बेचैनी होने लगी और मुझे नहीं लगा कि यह फिल्म से ही आ रही है। मैंने 1930 की ड्रैकुला, साइको, द शाइनिंग और साइलेंस ऑफ द लैम्स जैसी सैकड़ों डरावनी कहानियां देखी हैं, लेकिन ये अलग महसूस हुई। मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ा रही है। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होना मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं अकेला रहता हूं। मैंने धीरे से अपना सर अपने कमरे के दरवाजे की ओर घुमाया। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक नकाबपोश हत्यारे को वहां खड़ा देखूंगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपना सर हिलाया और वापस फिल्म देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इस भावना को भुला नहीं सकता था कि कुछ तो गलत था। मैं अपने आप से आह भर रहा था, इस बात से नाराज था कि मैं कितना मूर्ख था। फिर भी मैंने फिल्म को रोक दिया और अपने दरवाजे और खिड़कियों पर लगे सभी तालों की जांच करने के लिए उठ गया। हालांकि मुझे पता था कि वो सब बंद थे। मैंने खुद को ये बताने की कोशिश की कि मुझे सिर्फ वहम हो रहा था और फिल्म खत्म करने का फैसला किया। फिल्म के क्रेडिट आ रहे थे जब मैंने अपनी खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनी। आवाज सुनकर मेरा सर घूम गया और मैं धीरे से उठा। बेहतर होगा अगर ये रकून फिर से मेरे कूड़ेदान में ना आए। मैं कसम खाता हूं कि इस बार मैं पशु नियंत्रण को फोन करने वाला हूं। जैसा कि मैंने बाहर देखा, मेरे कचरे के डिब्बे को किसी ने भी नहीं छुआ था। इसके बजाय जो मेरी नजर में आया वो था मेरे पड़ोसी के घर के बगल में एक अजीब सा साया। मैंने इसे कुछ मिनटों तक देखा। मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है। फिर मैंने उसे चलते हुए देखा। वो एक रैकून होने के लिए बहुत बड़ा था। मैं उसके हाथ में किसी चीज की चांदनी की चमक देख सकता था और मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी ही जगह पर जम सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर वो मुड़ा और सीधा मेरी ओर देखा और अब मैं उसके शरीर की रूपरेखा देख सकता था। वो किसी इंसान की रूपरेखा जैसी लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने मास्क पहन रखा हो। मैं उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे अंधेरे में घूर रहा है। मैं बस एक सपना देख रहा हूं। मैं बिस्तर पर गया था और मुझे अभी कुछ अजीब आकर्षक सपने का अनुभव हो रहा होगा। मेरे दिमाग को लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूं, लेकिन मेरा शरीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा, जम गया। मैं उस चीज को घूर रहा था जो अंधेरे में खड़े किसी आदमी की जैसे लग रहा था। वो आदमी या वो जो कुछ भी था मेरे घर की ओर चलने लगा और मैं उसे और करीब आते हुए देख सकता था। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था और मैं अपनी नसों में दौड़ते खून को महसूस कर सकता था। मैं अपने शरीर को हिलाने के लिए कहता रहा। मैं चाहता था कि मैं अपने बिस्तर पर वापस चला जाऊं ताकि मैं इस अजीब सपने से जाग जाऊं। वो चीज अब मेरी खिड़की पर थी और अचानक मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। उसका चेहरा अजीब था, एक इंसान के रूप में मुश्किल से पहचाना जा सकता था। उसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी थी और उसके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब हो। वो मुझ पर मुस्कुरा रहा था, एक बीमार मुड़ी हुई मुस्कुराहट जिसने मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मैं देख सकता था कि उसने किसी प्रकार का मुड़ा हुआ चाकू पकड़ा हुआ था। ये एक दरंती थी, एक ऐसी चीज जो हर डरावनी फिल्म में इस्तेमाल होती है। मैं पीछे की ओर भागा और अपने बिस्तर के किनारे पर ठोकर खाकर फर्श पर एक झटके के साथ गिर गया। खिड़की पर खड़ा आदमी बस मुझ पर मुस्कुरा रहा था। उसने दरंती हवा में उठाई। अचानक घबराते हुए मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलकर रसोई में भाग गया। सपना था या नहीं, मुझे किसी तरह के हथियार की जरूरत थी। मैं हमेशा नफरत करता था जब फिल्मों में लोग लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर भागते रहे। मैंने एक दराज खोला और एक छोटा लेकिन फिर भी उपयोगी रसोई का चाकू पकड़ा। मैं उस आदमी को या जो कुछ भी वो था अपनी खिड़की पर खरोंचते हुए सुन सकता था। आखिर ये कर क्या रहा है? ये पागल है। मैंने इधर उधर देखा। मैं किसी तरह की योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि यहाँ मेरा पलड़ा भारी नहीं है। मेरे पास उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। वो मेरे आकार से 2 गुना था और उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो हथियार चलाना जानता है।
ठीक है, शांत हो जाओ और सोचो कि ईएमएल स्ट्रीट फ्रेडी इस स्थिति में क्या करता है। मैंने अपना दिमाग का बहुत इस्तेमाल करने की कोशिश की, किसी तरह के समाधान के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अचानक खिड़की पर खरोंच आने की आवाज बंद हो गई। मैं स्थिर खड़ा रहा और इंतजार करते हुए सांस भी नहीं ले रहा था। क्या वो चला गया था? जैसे ही मैंने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी, मेरे दिल तो जैसे थम सा गया। खुद को संभालो, खुद को संभालो। मैं अपने आप से यही बात फुसफुसाता रहा, अपने आप को कुछ सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता रहा। आवाज और तेज हो गई। वो अब दरवाजे पर लात मार रहा था। अचानक मुझे समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए था। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था? मुझे अपना फोन चाहिए था। मुझे 911 पर फोन करने की जरूरत थी। मैं उठा और अपने बेडरूम की ओर भागा। मैं अपने फोन तक पहुंचने की सख्त कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। वो मुझ पर झपटा और अपने ब्लेड से मेरी कमीज पकड़ ली। मुझे अपनी त्वचा पर तेज धार का एहसास हुआ और मैं दर्द से चीख पड़ा। उस आदमी ने मुझे एक हाथ से उठाया और दीवार पर पटक दिया। वो आदमी बस मुझ पर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में मुझे भूख दिखाई दे रही थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी कुछ नहीं बोला, वो बस मुझ पर मुस्कुराता रहा। उसने चाकू हवा में उठाए और फिर से वार करने के लिए तैयार हो गया। मैं मरने वाला था। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि डरावनी फिल्में हमेशा मुख्य चरित्र को ढीले और बेवकूफ के रूप में दिखाती हैं। मैं भी उसी तरह का था। मैं अपने फोन तक जल्दी ना पहुंच पाने की वजह से बेवकूफ महसूस कर रहा था। वो आदमी अपना चाकू नीचे से लाया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंत की प्रतीक्षा करने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? मैंने तुम्हारे फोन को यूं ही नहीं हैक कर लिया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा मुश्किल से मुझे कुछ इंच की दूरी पर था। क्या क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब है, मैंने एक आसान शिकार के लिए तुम्हारा पता और आईपी एड्रेस हैक नहीं किया है। मजा अभी शुरू हुआ है। मैंने देखा कि उसका हाथ फिर से उठा हुआ है और उसने हथियार का मुंह मेरे चेहरे की ओर नीचे किया। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं जाग उठा। क्रेडिट अभी भी चल रहे थे। मैं कर्रा उठा। हाँ, मैं शायद सो गया था। क्या सपना था? मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं विचलित महसूस कर रहा था। हालांकि जैसे ही मैं खिड़की पर गया, मेरा दिल थम गया। खिड़की खरोंच के निशान से ढकी हुई थी, जैसे वो निशान ब्लेड से बनाए गए हों। हाँ जूलिया, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज रात हम थोड़ा वक्त साथ बिताएं। क्या तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम साथ में डिनर करें और थोड़ा नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल करें। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता कि उसे मेरे इशारा समझ में आ रहा था या नहीं, लेकिन उसके गाल लाल हो गए थे। जूलिया मेरे घर के बगल वाले घर में रहती थी। जूलिया इस तरह की लड़की नहीं थी जिससे बहुत लड़कों का आकर्षण मिलता हो। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, तो फिर ठीक है। 8 बजे के करीब जूलिया ने घर के दरवाजे की बेल बजाई। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो पहली बार अच्छे कपड़े पहनकर आई थी। उसने लाल रंग का स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और साथ में नीले रंग की जीन्स। उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी, सच में। अंदर आओ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। ज्यादातर लड़के मेरे साथ अजीब बर्ताव करते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। मैं हिचकिचा कर मुस्कुराया और उसे सोफे की तरफ ले गया। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। उसके शरीर के वजन ने मेरे सोफे को एक तरफ से बहुत ज्यादा दबा दिया, लेकिन मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। मैं चीजों को आराम से आगे ले जाना चाहता था ताकि उसे अजीब महसूस ना हो। इसलिए मैंने पूछा, तो फिर कुछ देखते हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? मुझे नहीं पता, तुम तय करो। मैं कुछ भी देख लूंगी जो तुम्हें पसंद हो। मैं समझ गया था कि वो मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। मेरे दिमाग में कुछ डरावना देखने का सूझा। इससे हमें मूड बनाने में भी शायद मदद मिल जाती। एक डरावनी फिल्म देखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। मैं जो भी सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म जानता था वो मैंने लगा दी। हमने पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और उसे खाने लगे। तब तक नेटफ्लिक्स का लोगो स्क्रीन पर चल रहा था और फिल्म शुरू हो गई। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, मैंने देखा कि जूलिया का चेहरा फीका पड़ गया था। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही डरावनी फिल्म चला दी थी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, उसकी आंखें झिलमिलाने लगी और उसके माथे पर पसीना आ गया। 15 मिनट बीत गए और हम दोनों फिल्म देखते रहे। एक पॉइंट के बाद ऐसा सीन आया जिसे देखकर जूलिया उछल पड़ी और चिल्लाई, ओह माय गॉड, ये फिल्म तो काफी डरावनी है। मुझे एहसास हुआ कि ये सही समय है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा और उसकी तरफ झुका। हे, कोई बात नहीं, ये तो बस एक फिल्म है। मेरे हाथों के स्पर्श से वो शर्माते हुए मुस्कुराई।
मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम आज रात बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने अपने हाथों से अपने बालों को सहलाया। शुक्रिया, मुझे भी तुम काफी पसंद हो अर्थ। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जितना प्यार से हो सकता था मैंने पूछा। वो शर्माई और उसने सर हिलाकर हाँ कहा। मैंने फिल्म को बीच में ही रोका और हम सोफे पर बैठे बैठे ही एक दूसरे के करीब आ गए। उसका शरीर काफी बड़ा था, इसलिए पहले तो मुझे सही जगह बनाने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन फिर हमने किस करना शुरू किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने मुझे धक्का दिया। वो क्या था? मैंने उस तरफ देखा जहां वो देख रही थी। उसकी नजरें काले अंधेरे लिविंग रूम की तरफ थी। तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी वहां किसी को खड़े हुए देखा था। जूलिया, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इस अपार्टमेंट में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मैंने एक लंबी परछाई देखी है, मेरे यकीन करो। हे भगवान, अब ये लड़की मुझे पागल कर रही। मैंने शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि मैं किसी के साथ रात बिताने का ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैंने उसके गालों को सहलाया और प्यार भरी आवाज में कहा, वहां कोई नहीं है, मेरा विश्वास करो। शायद एक डरावनी फिल्म देखने का आइडिया गलत था। कंफ्यूज चेहरे के साथ उसने मेरी तरफ देखा और फिर एक बार और लिविंग रूम की तरफ देखा। शायद तुम सही कह रहे हो, शायद मैं अपने ख्यालों की वजह से डर गई होंगी। वही तो, अब आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सारे डर निकाल दूंगा। मैं एक बार फिर उसके करीब गया और उसे किस करने लगा। 5 सेकंड्स के बाद जूलिया ने मुझे एक बार और धक्का दिया, इस बार इतना जोर से कि मैं सोफे से नीचे गिर गया। ये क्या बकवास है जूलिया? कसम से मैंने अभी किसी को वहां से जाते हुए देखा। मैं तुम्हें कह रही हूं ना। बस बहुत हुआ, मैं तंग आ गया हूं यार तुम्हारी बातों से। अगर तुम इस चीज के लिए तैयार नहीं थी तो तुमने मेरा आमंत्रण स्वीकार ही क्यों किया? तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरे साथ रात बिता सको। वो सोफे से उठ गई। मैं इससे कई बेहतर तरीके से उस स्थिति को संभाल सकता था, लेकिन तब तक मेरा मूड खराब हो चुका था। ओह, इतनी नादान मत बनो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मेरा मतलब है कि जरा एक बार खुद को देखो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे जैसे लड़के को तुम्हारी जैसी लड़की में कोई दिलचस्पी होगी? फाड़ में जाओ अर्थर, तुम उन सब लड़कों से भी ज्यादा घटिया हो जो मुझे आज तक मिले हैं। उसने मुझे जोर के थप्पड़ मारा और मेरे अपार्टमेंट से चली गई। मैंने उसे जोर से मेरे घर का दरवाजा बंद करते हुए सुना। मैं अपने घर के सोफे पर बैठ गया। डर और नफरत की भावना मेरे रगों में दौड़ने लगी। एक बार जब मैं शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। मैं जानता था कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं अपने बेडरूम से बाहर निकला और लिविंग रूम की लाइट चलाई। एक खुली हुई खिड़की से ठंडी हवा घर में आ रही थी। मैं उसे बंद करना भूल गया था। मैं एक बार अपने पूरे घर को अच्छे से देखता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे अपार्टमेंट में कोई है तो नहीं। बेचारी जूलिया, एक तो वो डरावनी फिल्म देखकर घबरा गई, ऊपर से मैंने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया। मैं घर से बाहर आया और उसके घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैं घर के अंदर से सामान गिरने और टूटने की आवाज आती हुई सुन सकता था। मैंने उसे बहुत दुख दिया था। मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जूलिया, जूलिया, मुझे देखो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया सही नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के लिए दोबारा कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। क्या तुम प्लीज मेरे साथ डिनर करोगी? हम कम से कम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। दरवाजे की दूसरी तरफ जोर की आवाज हुई और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। उसका घर अंदर से तहस नहस हो चुका था। सब कुछ टूटा हुआ था और उसके टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। जूलिया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे नाराज मत हो। मैं उसके बेडरूम की तरफ ये सोचकर बढ़ता रहा कि शायद वो गुस्से में आंख बबूला होकर वहीं बैठी होगी, लेकिन बेडरूम खाली था। वो वहां नहीं थी। तभी मैंने नलके के चालू होने की आवाज सुनी। मैंने उसके कमरे में बने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। हे, अब बस भी करो। मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। अब रो मत जूलिया प्लीज। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने उसके बाथरूम के दरवाजे पर कान रखा और अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहने के अलावा मुझे और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने दरवाजे के नॉब को घुमाया और मैं हैरान था कि दरवाजा खुला हुआ है। बाथरूम की लाइट तेजी से झिलमिला रही थी। जूलिया, क्या सब कुछ ठीक है? मैंने जूलिया को बाथटब में लेटे हुए देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो छत की तरफ देख रही थी। टैप से निकलता हुआ पानी टब से बाहर बह रहा था। वो मर चुकी थी। उसकी गर्दन पर एक काला निशान था। मेरा सर ये नजारा देखकर जोर से दर्द करने लगा और तभी लाइट का झिलमिलाना बंद हो गया और मेरी नजर बाथरूम की सफेद दीवार पर पड़ी। किसी ने उस पर मेरे लिए एक संदेश छोड़ा था। किसी ने काले अक्षरों से उस पर लिखा हुआ था, तुम्हें पहली बार में ही उसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था। ओह माय गॉड, क्या इसका मतलब यह था कि जूलिया सच कह रही थी? उसने वाकई कमरे में किसी को देखा था और जब मैं उसके घर के दरवाजे पर खड़े होकर उससे माफी मांग रहा था तो कोई अंदर उसका कत्ल कर रहा था। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। एम्बुलेंस आई और उसकी बॉडी ले गई।
पुलिस को शक हुआ कि कोई साइको किलर हमारी बिल्डिंग में घुसा होगा। मैं नहीं जानता कि क्या वो कभी भी जूलिया के कातिल को पकड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। जूलिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दोगी, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ कि इस छानबीन में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। मैं इसी बिल्डिंग में रहूंगा और अगर वो कातिल दोबारा आया तो मैं उसका डटकर सामना करूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। मेरा नाम एलन है। मेरा YouTube चैनल है जहां मैं भूत प्रेत वाली वीडियोस के पीछे चल रहे रहस्यों के बारे में बताता हूं। बाकी चैनल से हटकर मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो अपने चैनल पर किसी जगह भूत होने का नाटक करते हैं। नहीं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है और उन लोगों का पर्दाफाश करता हूं जो मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत बोरिंग हूं, लेकिन सच माने तो बहुत से लोग मेरा चैनल देखते हैं। जैसे ही कोई नया केस आता है और मशहूर होता है तो सभी मेरे चैनल पर आकर देखते हैं कि मैंने कैसे उसके तथ्यों को नकारा है। और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं उनके लिए बहुत हैरानी की बात होती है कि मैं हर बार अपने काम में सफल हो जाता हूँ। हर बार सिवाय एक के, सिर्फ एक बार, कुछ बहुत ही डरावना, इतना असली और इतना खौफनाक कि उस दिन से मैंने भी विश्वास करना शुरू कर दिया था। ये सब रेडिट पर शुरू हुआ। हॉरर सबरेडिट पर एक पोस्ट ने हमें चेतावनी दी कि नेटफ्लिक्स पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उसने अपने पोस्ट पर लिखा था कि वो नेटफ्लिक्स पर चल रहे एक शो के क्रिएटर्स को जानता है, एक ऐसा शो जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे देखने की सलाह कभी भी नहीं किसी को दी जाती थी और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके क्रिएटर एक कल्ट का हिस्सा थे। उसने ये भी लिखा कि वो शो श्रापित था और किसी को भी उसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे देखते समय अगर हम रिमोट के कुछ खास बटन को दबाते हैं तो वो हमें शो की कुछ गुप्त फिल्म में ले जाता है, ऐसी फिल्म जो श्रापित है। मुझे फौरन मालूम चल गया कि ये सब झूठ है। ये पक्का एक छोटे से शो को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस यूजर ने अपनी पोस्ट में रिमोट के उन बटन्स की बात नहीं की थी, लेकिन किसी और रेडिट इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ने उसके बारे में लिखा था। लेकिन मैं समझ चुका था कि ये वही इंसान है जिसकी 2 आईडी हैं। जल्द ही सभी YouTube चैनल्स इस पोस्ट और शो के बारे में बात करने लगे। वो बताने लगे कि ऐसा करने के बाद बहुत से लोग गायब हो गए। ऐसा कहा जा रहा था कि वो कभी वापस नहीं आए और कुछ लोग जो बच गए थे वो बिल्कुल पागल हो चुके थे, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की गई थी। जैसे कि आप सोच ही सकते हैं कि मेरी ऑडियंस मुझसे कुछ उम्मीद रखती है और उन्हें वो देना मेरा फर्ज है। मैं अक्सर अपनी सभी वीडियोस बहुत ही जल्द डाल देता हूँ ताकि चर्चे में चल रही बात पुरानी ना हो जाए, इसलिए मैंने फौरन शुरू कर दिया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैंने उस समय का चुनाव किसी खास वजह से नहीं किया था, मैं बस उससे पहले बिजी था, लेकिन मैं जानता था कि इस समय में शैतान का प्रभाव माना जाता है। बिना ज्यादा सोचे मैंने उस शो को ढूंढना शुरू किया और फिर उसे देखना। रिमोट पर उन खास बटन्स को दबाने से पहले मैंने थोड़ी देर के लिए उस शो को देखा ताकि मैं समझ सकूं कि वो किस बारे में है। वो बहुत ही बोरिंग शो था। उसे बहुत ही बेकार तरीके से फिल्माया गया था और देखने में बहुत ही नकली था। मैं समझ गया था कि उन्होंने ये पूरा ड्रामा क्यों रचा था ताकि सब इस शो को देखें। शो को देखकर बोर होने की वजह से मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और रेडिट पर लिखे अनलाइक बटन को दबाया। और जैसे ही रेडिट का इस्तेमाल कर रहे उस शख्स ने कहा था बटन दबाने के बाद मैंने शो बीच में रोक दिया। मैं कुछ देर तक रुका रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब एक झूठ था। कितनी हैरानगी की बात है ना, क्योंकि वो शो बीच में ही रुक गया था, इसलिए इस बात का फायदा उठाते हुए मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मुझे थोड़ी निराशा तो हुई। जब भी मैं ऐसी कोई भी चीज करता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि उसमें कुछ तो होगा, लेकिन मुझे हमेशा ही निराशा का सामना करना पड़ता है। मैं डाइनिंग रूम में वापस गया और जो मैंने देखा मैं हैरान हो गया। कुछ बदल गया था। वो शो अब रुका हुआ नहीं था और जो उस टीवी पर चल रहा था वो कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा था। मैं कंफ्यूज होकर उससे आगे गया और कुछ सेकंड्स बाद मुझे समझ में आया वो मेरा ही घर था। जो आदमी उस टीवी पर दिखाई दे रहा था वो कोई एक्टर नहीं बल्कि मैं था। क्या ये नहीं हो सकता। पहले तो मुझे लगा कि मुझे हैक कर लिया गया है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह होना नामुमकिन है। मेरे टीवी पर कैमरा नहीं है तो वो मुझे फिल्म कैसे कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल नहीं चल रहा था और जब मैंने टीवी ऑफ किया तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने टीवी का प्लग भी निकाल दिया, लेकिन वो भी ऑन था। नहीं, ये सब क्या चल रहा है। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है एलन। कंफ्यूज होकर मैंने सामने देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है और मैं देखकर हैरान था कि ये सिर्फ टीवी से नहीं आ रही थी, ये मेरे टीवी के अंदर से आ रही थी। तुम ये साबित करना चाहते थे ना कि ये सब नकली है ना? तो अब तुम अपने सब्सक्राइबर्स को क्या कहोगे? मैं जो देख रहा था मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैं इतना डर गया था कि मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। मैं बेसब्री से घर के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो वहां नहीं था।
बल्कि उसकी जगह वहां पर एक दीवार थी और वही दीवार मेरे घर के चारों ओर थी। मैं खिड़की की तरफ भागा तो वो भी वहां नहीं था। बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैंने डाइनिंग रूम में एक अजीब आवाज सुनी। उसकी जांच के लिए मैं उस तरफ गया। मैं आपको इस फैसले के बारे में बस यही बताना चाहूंगा कि मुझे पछतावा है कि मैं वहां गया। मुझे पछतावा है कि मैं जल्द से जल्द छुप क्यों नहीं गया। जब मैंने टीवी की ओर देखा तो वो शख्स जो मुझसे बात कर रहा था, वो शख्स जिसका शरीर और चेहरा मेरी तरह था, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि वो बस मेरी एक फिल्म है, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। लेकिन अब ये बदल चुका था। अब वो मेरे किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब था और उसकी डरावनी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि उसकी आंखें किसी शैतान की आंखों से कम नहीं लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उन पर जगह जगह खून लगा हुआ था। उसका आधा चेहरा पिघला हुआ लग रहा था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे से त्वचा नीचे गिरने लगी। उसके पीछे कोई खून नहीं था, सिर्फ मांस और कुछ जगहों पर हड्डियां। हेलन, क्या अब भी तुम्हें ये असली नहीं लग रहा? ये नामुमकिन है। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूं। ये सच नहीं हो सकता। तो तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि ये सब सच है, शायद मुझे तुम्हारे गाल खींचने की जरूरत है। घबरा कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से अपनी आंखों को रगड़ने लगा। क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा था? मैंने अपनी आंखें खोली और मैं ये देखकर हैरान था कि वहां कोई नहीं था। अब तुम थोड़े थोड़े मेरी तरह दिखते हो। अपने चेहरे को छुपाते हुए मैं वहां से तेजी से भागा। मैं किचन तक पहुंचा और टेबल के पीछे जाकर छुप गया। मेरे हाथ में एक चाकू था। इतने में मुझे अपने पीछे जोर जोर से किसी के पैरों की आवाज आने को सुनाई दी। तुम्हारा चेहरा कितना शानदार लग रहा है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या है एलन? यह नियम मैं बनाता। उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे लड़ना होगा। मैंने अपने चाकू का इस्तेमाल किया और उसकी गर्दन पर जोर से वार कर दिया। उसके अंदर से खून तो नहीं निकला, लेकिन एक काले रंग का लिक्विड बाहर आने लगा। अचानक मैंने अपने घर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। जान, मैं घर आ गई हूँ। देखो, मैं पिज्जा लाई हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा और मैंने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि उसके हाथ से पिज्जा बस गिरने ही वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया, और भी ज्यादा जोर से। हे, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। जान, तुम खुद को अन्वेषक कहते हो और तुम्हें इतना भी नहीं सोचा कि मैं रात के 3 बजे घर आई हूँ, और वो भी हाथ में पिज्जा लेकर। तुम कितने भोले हो। मुझे जाने दो। जानते हो क्या, मुझे अच्छा लगता अगर तुम यहाँ रह सकते, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अचानक काफी चीजें मानने लगे हो, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा। तुम्हें पता है, बहुत से लोग तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, इसलिए जो कुछ भी तुम अभी अनुभव कर रहे हो उस पर तुम्हें एक वीडियो बनानी चाहिए। सच सच कहना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में अच्छे से बताना। क्यों? क्योंकि मैं नए लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। उन्हें बताना कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़े, लेकिन साथ में उन्हें यह भी बताना कि उन्हें किसी भी हालत में शो नहीं देखना चाहिए, यहाँ तक कि उनकी आंखें गिड़गड़ाना कि वो शो ना देखें। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पीछे फिर आऊंगा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे भी। क्या ये सब एक सपना था? बदकिस्मती से जब मैं बाथरूम गया तो मुझे नहीं लग रहा था कि एक सपना है, क्योंकि मेरे चेहरे पर निशान था। कुछ दिनों तक मैंने उस वीडियो को खत्म किया, और जब मैंने उसे YouTube पर अपलोड किया तो वो बहुत ही जल्दी वायरल हो गई। कुछ महीनों बाद नेटफ्लिक्स को इस अफवाह के बारे में पता चल गया और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से शो को हटा दिया। इसलिए अब मैं भी अपने चैनल से उस वीडियो को हटा सकता था, वो भी बिना किसी डर के। मैंने दोबारा कभी भूत प्रेत की चीजों में पढ़ना छोड़ दिया। हालांकि मैं अब भी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, लेकिन वो उन अपराधों के होते हैं जो इंसानों के साथ हुए हैं। जहां तक उस शो की बात है, अब वो नेटफ्लिक्स पर नहीं है और कई लोगों ने उसे अपने चैनल से भी हटा दिया। लेकिन अगर आप ज्यादा ढूंढेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। लेकिन इस अनुभव का सीधा सीधा विवरण देने वाले व्यक्ति के नाते मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये शो नहीं देखना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे मत देखिएगा।